हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो क्या 2025 में अपना यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स देने वाले हैं और साथ ही साथ क्या जो 2026 में अपना यूपीएससी का प्रीलिम्स देंगे। क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट हिस्ट्री में क्या है प्राचीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इससे जितने भी महत्वपूर्ण मतलब कि फैक्ट हो सकते थे वो सारे के सारे फैक्ट मैंने क्या है कई बुक्स से लेकर के, कई अपने पर्सनल नोट्स भी लेकर के और मतलब कि जहाँ से भी मुझे इंपॉर्टेंट फैक्ट मिले हैं वो मैंने आज आपके सामने लेके आया हूँ। और इस सिंगल वीडियो से आपको हो सकता है मतलब मिनिमम क्या है 5 से 6 क्वेश्चन आपको हर एक एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को आप लोग क्या कीजिएगा लास्ट तक देखिएगा, साथ साथ क्या वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही क्या होता है इस प्रकार की वीडियो आ पाती हैं। और क्योंकि बहुत ही मतलब कि सीरियस एस्पिरेंट ही होता है जो इन वीडियो को देखता होगा। क्योंकि आजकल क्या होता है लोगों को मतलब कि कहते हैं कि इन्जॉयमेंट ज़्यादा ज़रूरी रहता है उनके लिए और सीरियस कंटेंट को लोग कम मतलब कि सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं अभी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि कहाँ से मतलब कि प्राचीन भारत के इतिहास में जितने महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे कि यूपीएससी हो या फिर यूपीपीसीएस हो, मतलब कि कम से कम 5 से 6 बार इसमें पूछा गया होगा किसमें, षड दर्शन के बारे में। जो कि हमारा आता है पहले क्या होता है सांख्य, योग, न्याय, वैशासिक और उसके बाद में होता है जी पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिसे हम क्या कहते हैं वेदांत भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है मुख्य रूप से इनके जो मतलब कि प्रवर्तक होते हैं एक तरीके से उन्हीं के बारे में पूछ लेता है। और यूपीएससी क्या करती है कभी कभी तो डिटेल में पूछ लेती है, परंतु अभी आज का हम लोग का वीडियो किस पे डिटेल मतलब कि फैक्ट पे डेडिकेटेड है, तो हम लोग आज क्या करेंगे केवल फैक्ट के ऊपर ध्यान देंगे। तो पहला हमारे आता है सांख्य दर्शन। षट दर्शन में कौन कौन से आता है, पहला था हमारा सांख्य दर्शन, जिसके कौन है मतलब कि प्रणेता महर्षि कपिल मुनि, यानी कि कपिल मुनि जो है सांख्य दर्शन के हैं। योग के कौन है, योग के हैं महर्षि पतंजलि। और उसके बाद में योग के बाद में क्या है महर्षि पतंजलि। उसके बाद में क्या न्याय के दर्शन, न्याय के कौन है महर्षि गौतम, तो न्याय के गौतम होगा। वैशासिक के कौन होगा, वैशासिक दर्शन के हैं महर्षि कणाद। और उसके बाद में पूर्व मीमांसा के कौन है महर्षि जैमिनी। उत्तर मीमांसा के कौन है महर्षि बद्रायण। तो आपको ये छः मतलब कि चार क्या कहते हैं छः के छः जो दर्शन हमारे हैं जिन्हें षड दर्शन कहते हैं, इनके मतलब के जो प्रवर्तक हैं या फिर इनको मतलब कि जिनको मतलब कि जिनके नाम से जाना जाता है तो वो आपको पता होना चाहिए। पहले कौन है सांख्य के कपिल मुनि, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम और वैशासिक के कणाद, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के वज्रायण। और इसके बाद में चलिए अगला क्वेश्चन का हम लोग मतलब कि अगला जो हम लोग का है फैक्ट उसके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद में बहुत ही अधिक मतलब कि पूछा जाता है जो मतलब कि हमारे मत हैं और उनके जो भाष्यकार हैं उससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि हमारा एक क्या होता है, जैसे कि अद्वैतवाद या विशिष्ट द्वैतवाद या द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, इनके बारे में काफ़ी बार यूपीएससी ने मतलब कि मिलान करने में या फिर मतलब कि डायरेक्ट सीधे सीधे पूछ लिया गया। और यूपीपीसीएस तो मतलब कि खाली सिंपल फैक्ट ही पूछ लेती है कि अद्वैतवाद के जो मतलब कि प्रवर्तक कौन है या फिर भाष्यकार कौन है, तो इसी प्रकार से ही पूछ लेता है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला क्या हमारा शंकराचार्य, तो शंकराचार्य ने किसकी मतलब कि कौन से मत के भाष्यकार हैं, तो अद्वैतवाद के कौन है शंकराचार्य। अद्वैतवाद के कौन है शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद के कौन है रामानुजाचार्य। जी आपको क्या है एकदम मतलब कि बिल्कुल रटा होना चाहिए और यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो कौन है अद्वैतवाद के कौन है शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद के कौन है रामानुजाचार्य, द्वैत द्वैतवाद के कौन है माधवाचार्य और शुद्ध द्वैतवाद के कौन है वल्लभाचार्य। भाई हमारे द्वैतवाद के या फिर भेद द्वैतवाद के निम्बार्काचार्य। तो आपको इनके बारे में कन्फर्म पता होना चाहिए। और इसको एक बार फिर से आप रिपीट कर लीजिए क्या, अद्वैतवाद के शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य, द्वैतवाद के माधवाचार्य, शुद्ध द्वैतवाद के वल्लभाचार्य और द्वैतवाद या फिर वेदवाद इसके कौन है निम्बकाचार्य है। तो चलिए अगले क्वेश्चन का मतलब कि अगला हम लोग अगले फैक्टर को पढ़ते हैं। और उसके बाद ही हम लोगों का आता है जैसे कि हमारा जो तो हो गया हमारा मतलब कि जो वैदिक काल के टाइप का मतलब कि हो गया। उसके बाद में हमारा आता है सिंधु घाटी शब्द से बहुत बार पूछा जाता है कि स्थल और उससे प्राप्त होने वाला जो मतलब कि हमारा अवशेष या फिर जो भी हमें स्थल मतलब कि स्थलों से महत्वपूर्ण प्राप्त होने वाले जो भी कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख अवशेष कौन कौन से मिला। तो जैसे कि हमारा मोहनजोदड़ो से बहुत बार पूछता है कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला। तो मोहनजोदड़ो से आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि मोहनजोदड़ो से हमें मिला है बृहद स्नानगर, जो हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो है वहाँ से क्या मिला है बृहद स्नानगर मिला है, अन्नानगर मिला है, मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ मिली हैं और कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो आपको इतना याद रखना है। साथ ही साथ क्या 3 मुखों वाला एक पुरुष की भी ध्यान मुद्रा में मूर्ति मिली है, ध्यान मुद्रा की जो मुहर मिली है। तो आपको इतना याद रखना क्या मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला है बृहद स्नानगर, अन्नानगर, मातृ देवी की मृण मूर्ति
और कांसे की नर्तकी की मूर्ति, जो कि हम ध्यान होगा आपको, एक कांसे की मतलब की जो मतलब की एक मूर्ति है उसके बारे में बात कर रहा है। और साथ ही साथ 3 मुखों वाले पुरुष की ध्यान मुद्रा में मोहर मिली है। उसके बाद में हड़प्पा, तो मोहनजोदड़ो से हमें इतनी चीज़ें मिली हैं। भाई हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला है? हड़प्पा से मिला हमें ताबूतों में क्या है, शवाधान, यानी कि ताबूतों में शवाधान के साक्ष्य। और कब्रिस्तान मिला है, साथ क्या, R37, जिस मतलब की कब्रिस्तान है जिसे R37 कहते हैं। और शंख का बना हुआ बेल मिला है। और साथ ही साथ क्या, पीतल की इक्का गाड़ी। तो जितना आपको याद रखना है। साथ ही साथ उसके बाद में हमारे कालीबंगा से क्या मिला है? तो कालीबंगा से हमें मिली है अग्निवेदिकाएँ। आपको बस इतना याद रखना है। साथ ही साथ क्या, चूड़ियाँ चूड़ियाँ मिली हैं। तो इतना आप अगर याद रखते हैं तो मतलब कि क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि पीसीएस में एक बार पूछा भी गया था कि कालीबंगा से क्या मिला है, तो क्या मिला था? हमें चूड़ियाँ मिली थी। उसमें ऑप्शन में क्या था? चूड़ियाँ था। और इसके बाद में क्या, मन के भी हमें क्या मिले हैं? कालीबंगा से ही मिले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन का हम लोग मतलब कि अगला क्या है? अगला हमारा आता है लोथल। तो लोथल से हमें क्या मिला है? लोथल से हमें मिला है गोदीवाड़ा खिलौने की नाव, गोदीवाड़ा खिलौने की नाव और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। क्या मिला है? मिट्टी के बर्तन पर चालाक लोमड़ी का चित्रण भी मिला है। और धान की भूसी हमें कहाँ से मिली है? धान की भूसी भी हमें कहाँ? लोथल से ही मिली है। और कालीबंगा और लोथल जो क्या था, एक तरीके से बंदरगाह नगर ही था, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में क्या हमारा आता है? चनोदड़ो। तो चनोदड़ो से क्या मिला हमें? चनोदड़ो से हमें मिला है बकराकार ईंटें, कंघा, और क्या मिलता है हमारा? लिपस्टिक भी हमारे चनोदड़ो से ही मिली है। और ईंट पर बिल्ली का छिपा मतलब कि पीछा करते हुए, ईंट पर जो है, एक ईंट है उस पर क्या है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान भी मिला है। तो इस प्रकार से हमको मतलब कि पता होना चाहिए। उसके बाद में क्या है? वनावली से क्या मिला है हमें? मिट्टी के बने खिलौना वाले हल मिले हैं। जौ मिला हमें कहाँ से? वनावली से। और तांबे का बाड़ागरा मिला भी है, बाड़ागरा मिला है। सुत के गंडोर से क्या मिला हमें? एक बंदरगाह नगर था एक तरीके से। ताम्र निर्मित क्या है? क्या लिखा है? बाड़ बाड़ाग्रह। और मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं, मृदभांड तो मिली हैं। रोपड़ से हमें क्या मिला है? तांबे का क्या लिखा था? बड़ाग्र लिखा है। और कुल्हाड़ी। और हाँ, क्या कहते हैं, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले? हमें रोपड़ से मिले हैं। रोपड़ हमारा कहाँ पे है? उसके बाद में क्या हमारा आता है? मांडा। मांडा से हमें क्या मिला है? मृदभांड और हड्डी के नुकीले बाड़ ग्राह मिले हैं। कोटदीज से क्या मिला हमें? चित्रित मृदभांड। उसके बाद में क्या? रंगीन चूड़ियाँ, पत्थर, और पत्थर के मल की बाड़ाग्र। और इसके बाद में क्या? माता देवी की मूर्ति, पत्थर की चक्की भी मिली है, कांसे की अंगूठी मिली है। सुतकोदिता से मिला हमें क्या? कलश, शवाधान, घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं सुतकोदिता से। धोलावीरा से हमें क्या मिला है? क्या कहते हैं? स्नायुबोर्ड, श्वेत पाषाण और विशाल जलाशय। आलमगिरीपुर से क्या मिला है? रोटी बेलने की चक्की मिली है। रोटी बेलने की क्या चौकी मिली है? ब्रह्मांडों पे मोर और त्रिभुज के आकार भी हमें कहाँ से मिले? आलमगीरपुर से मिला है। तो ये तो हमारे हो गए क्या, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, और साथ ही साथ क्या होगा हमारा, क्या क्या चीज़ें हमें मिली हैं। तो ये आपको मतलब कि अगर इतना याद है तो अगर सिंधु सभ्यता से कोई क्वेश्चन आता है तो आराम से आप इसको इजीली कर पाएंगे। उसके बाद में आता है हमारा क्या, जैसे कि महाजनपद होते हैं और उनकी राजधानी के बारे में कई बार मिलाने के लिए पूछ लेता है। तो महाजनपद में क्या होता है हमारा? काशी कहाँ से आता है? काशी हमारा वाराणसी थी राजधानी। वाराणसी की क्या थी? काशी थी। श्रावस्ती की क्या थी? कौशल थी। चंपा किसकी थी? अंग की थी। और मगध की क्या थी? राजगृह या फिर गिरिवज्र थी। तो मगध की कई बार पूछा गया, मिलान में भी आया है। बज्जी की क्या थी? वैशाली थी। मल्ल की क्या है? कुशिनारा थी। चेदी की क्या? शक्तिमती थी। वत्स की कौशाम्बी। कुरु की क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। उत्तरी पंचाल की क्या थी? अहिछत्र थी। तो आपको ये याद होना चाहिए। उसके बाद मत्स्य की विराटनगर कई बार पूछा गया है। सूरसेन की मथुरा है। अश्मक की पोतन या फिर पोटिल भी कहा जाता है। अवंती की उज्जैनी है, आपको याद रखना है, या फिर दक्षिणी माहिष्मती भी कहा जाता है। गंधार की क्या थी? तक्षशिला। कम्बोज की हाटक या फिर राजपुर था। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी। क्या पता होना चाहिए था? एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि काशी की वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, अंग की चंपा, उसके साथ क्या मगध की राजगृह या फिर गिरिव्रज भी कहते हैं, वत्स की बज्जी की वैशाली, मल्ली की कुशिनारा, चेदी की शक्तिमती, वत्स की कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, उत्तर पांचाल की क्या हमारी अहिछत्र, और मत्स्य की विराटनगर, सूरसेन की मथुरा, और अश्मक की पोतन या फिर पोटिल, अवंती की उज्जैनी, गंधार की तक्षशिला, और कम्बोज की राजपुर या फिर हाटक। तो ये होगा हमारे क्या, मतलब कि जो हमारे कहते हैं कि महाजनपद काल की प्रमुख राजधानियाँ। और इसके बाद में अगर यूपीएससी या फिर यूपीपीसी से कहीं से भी हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फैक्ट को बनाती है, वैसे तो आप जानते होंगे हिस्ट्री में को मतलब कि फैक्ट की कोई मतलब कि सीमा ही नहीं है
कि कहाँ तक इफेक्ट हो सकते हैं, परंतु मैंने क्या किया है, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड कोशिश मतलब कि की है कि ऐसे इफेक्ट लाएँ जो यूपीएससी में मतलब कि डायरेक्ट 8 आते हैं, मतलब कि डायरेक्ट आते हैं। उसके बाद में आते हैं अशोक के शिलालेख से बहुत बार यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों क्वेश्चन बनाती है। तो अशोक के शिलालेख से क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं इसको एक बार में, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो अशोक के शिलालेख के बारे में पूछ लेता है कि पहले शिलालेख में क्या है, दूसरे में क्या है, 13वें में क्या है, इस प्रकार से कई बार पूछा गया है। सबसे पहले तो हमारा आता है अशोक का पहला शिलालेख, जिसमें उसने क्या कहा है, पशु बलि मतलब कि जो है उसकी निंदा की है और साथ ही साथ जीव हत्या पर निषेध कहा है। तो सबसे पहले आपको पहले शिलालेख के बारे में याद होना चाहिए कि पहले शिलालेख में ही अशोक ने कहा है कि पशु बलि की निंदा हो, यानी कि पशु बलि को रोकना उसने रोका है और जीव हत्या को एक तरीके से रोक दिया। तो पहले में क्या कहते हैं, पशु बलि निंदा। दूसरे में उसने कहा है मनुष्य और पशु दोनों का क्या होना चाहिए, चिकित्सा होनी चाहिए। तो यानी कि पहले में उसने पहले क्या किया, पशुओं की बलि को रोका। दूसरे में उसने क्या किया, मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा के बारे में बात की और साथ ही साथ का लोक कल्याणकारी कार्य किया। चोल, पांड्य और सत्यपुत्र एवं केरलपुत्र की चर्चा भी इसमें है। उसके बाद में आता है हमारा तीसरा शिलालेख में क्या है, यानी कि पहला क्या हो गया हमारा, पशु बलि की रोक की है। दूसरे में पशु और मनुष्य दोनों की चिकित्सा की बात की है। तीसरे में कहा है राजकीय अधिकारी को हर 5 साल में क्या होगा, दौरा करना पड़ेगा। यानी कि राजकीय अधिकारी क्या करेगा, हर 5 साल में दौरा करेगा राज्य में, जिसका क्या होगा, युक्ति, राजुक और प्रादेशिक का। तो तीसरे में आपको याद रखना क्या कहा है, तीसरे में कहा है हर 5 साल बाद जो होगा अधिकारी जो होगा राज्य का, राजकीय अधिकारी वो राज्य का दौरा करेगा। तो हमारा हो गया तीसरा। चौथे शिलालेख में क्या कहा है, चौथे शिलालेख में कहा है धर्म आचरण के भेरीनाथ द्वारा धर्म की उद्घोषणा। तो यानी कि जो है एक तरीके से क्या कहा है, धर्म की उद्घोषणा क्या है, चौथे शिलालेख में हमारा है। पाँचवें में कहा है धम्म महामात्रा की नियुक्ति के विषय में जानकारी। तो इसमें क्या है, पाँचवें में धम्म महामात्रा एक तरीके से मतलब कि जो कि मतलब कि कहते हैं कि धर्म का एक तरीके से कहते हैं मंत्री या फिर कहते हैं पुरोहित। तो क्या है, धम्म महामात्रा की नियुक्ति के बारे में किसमें है, 5 में है। और उसके बाद में वर्ण व्यवस्था भी 5 में ही व्यवस्थित मतलब कि बताई जाती है। तो एक तरीके से फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले में क्या है, पशु बलि की निंदा की बात की है। दूसरे में हमारे क्या है, मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा के बारे में बात की है। तीसरे में कहा है जो मतलब कि राज्य का राजकीय अधिकारी होगा वो राज्य में जाएगा और दौरा करेगा। चौथे में कहा है कि धम्म की जगह भेरी घोष की जगह धम्म घोष की बात की है, धम्म की उद्घोषणा की बात की है। और पाँचवें में कहा है धम्म महामात्रा की नियुक्ति होगी। तो इस प्रकार से आपको 5 जो मतलब कि शिलालेख है उनके बारे में याद हो गया होगा। छठा शिलालेख में कहा है आत्मनियंत्रण की बात की है। तो छठे में आप लोग याद रख लीजिएगा आत्मनियंत्रण की बात कही गई है और आम जनता को किसी भी समय राजा से मिलने का देखिए राजा से मिल सकती थी। तो छठा शिलालेख होगा हमारा आत्मनियंत्रण की बात करता है। सातवां हमारा क्या होगा, संप्रदायों के लिए, सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की है। तो 7 से क्या होगा, सहिष्णुता हो जाएगा। छठे से क्या हो जाएगा हमारा, आत्मनियंत्रण हो जाएगा। 8वें में क्या है, सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख है। यानी कि 8वें में क्या है, सारी की सारी धर्म यात्राओं का उल्लेख है और बोधगया के भ्रमण के बारे में भी उल्लेख है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना 8वें में क्या है, धर्म की यात्राओं का उल्लेख है। सम्राट अशोक ने जितनी भी धार्मिक यात्राएं की उसका उल्लेख किसमें किया है, 8 में किया है। 7 में क्या क्या है, संप्रदाय के प्रति सहिष्णुता की बात की है। छठे में कहा है आत्मनियंत्रण। 5वें में धम्म महामात्रा। छठे में कहा जो चौथा हमारा क्या, धम्म की कहते हैं कि भेरी घोष की घोषणा की, भेरी घोष की जगह पे कहते हैं कि क्या कहते हैं, भेरी घोष की जगह पे धम्म की उद्घोषणा की। तीसरे में कहा था हर 5 वर्ष में क्या जाएगा, राजकीय अधिकारी जो होगा राज्य की मतलब कि एक तरीके से कहते हैं कि दौरा करेगा। और दूसरे में कहा था मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा होनी चाहिए। और पहले में कहा था पशु बलि निंदा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक बार फिर से रिपीट कर लिया पीछे की तरफ। और नवा हमारा आता है धम्म समारोह की चर्चा, यानी कि जो भी मतलब कि धार्मिक समारोह होंगे उसकी चर्चा किसमें की है, 9वें में की है। सच्ची भेंट की भी चर्चा किसमें की है, 9 में की है। तो सच्ची भेंट किसमें, 9 में की है। 10वें शिलालेख में क्या कहा, अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। तो 10 में क्या कहा है, राजा एवं उच्च अधिकारी जो होगा हमेशा प्रजा की कहते हैं कि हित में सोचेगा। और ख्याति और गौरव की निंदा की है, यानी कि जो भी इस समय मतलब कि एक तरीके से जो भी लोग राजा लोग क्या करते थे, ख्याति पाने की मतलब कि कोशिश करते थे, उसकी निंदा की गई है। और 11वां शिलालेख हमारा आता है धम्म नीति की व्याख्या की है। तो यानी कि जो भी धम्म नीति थी उसकी व्याख्या किसमें की है, 11वें शिलालेख में की है। सबसे ज़्यादा अभी तक की पूछा गया मतलब कि जो शिलालेख थे, यूपीएससी हो या फिर यूपीपीसीएस हो, ज़्यादातर क्या है 11वां, सबसे ज़्यादा क्या पूछा गया, 11वां, 12वां, 13वां और पहला। 11वां, 12वां, 13वां, पहला, ये सब पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। तो 11वां हमारा क्या हो गया, धम्म नीति की व्याख्या। 11वें में धम्म नीति की व्याख्या है। और 12वें में कहा है सर्वधर्म संभाव।
और स्त्री महामात्रा की भी नियुक्ति की जा सकती है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि 11वें में कहा है कि धम्म की नीति की व्याख्या, यानी कि 11वें में धम्म की नीति की व्याख्या, 12वें में धर्म सर्वधर्म संभाव। तो 11वें में धम्म की नीति और 12वें में सर्वधर्म संभाव, स्त्री महामात्रा की भी नियुक्ति की जा सकती है। 13वें में कलिंग युद्ध है, तो आप जानते होंगे 13 से क्या गया था, कलिंग युद्ध है हमारा। और पड़ोसी राज्यों का वर्णन भी इसी में है। अपराध करने वालों को क्या कहा था, करने वाले क्या नाम है, अटाविक जातियों का भी इसी में उल्लेख है। और लास्ट हमारे 14वां जो शिलालेख है, इसमें क्या है, अशोक ने राजा से, जो अशोक था उसने क्या कहा, जनता से कहा कि धार्मिक जीवन व्यतीत कीजिए। तो एक तरीके से मतलब कि 11 से लेकर के 14 तक तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में पहला और मतलब कि चौथा और पाँचवा भी महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से अगर रिपीट करना चाहें हम लोग, एक बार फिर से फटाफट रिपीट कर लेते हैं। पहले में हम लोगों ने क्या बताया था, पहले में हम लोगों ने बात की है कि पहले में कहा हम लोगों ने कि पशु बलि निंदा, दूसरे में कहा है पशु और मनुष्य दोनों की चिकित्सा, तीसरे में कहा है जो हर तीसरे में क्या कहा है, एक तरीके से मतलब कि जो हर कहते हैं कि 5वें वर्ष में जो होगा राजकीय अधिकारी होगा दौरा करेगा। चौथे में क्या कहा था कि धम्म घोष की जगह पे भेरी, मतलब कि भेरी घोष की जगह पे धम्म घोष। चौथा हो गया हमारा। 5वें में क्या कहा था, 5वें में धम्म महामात्रा की नियुक्ति, देख लेते हैं एक बार क्या है। 5वां हमारा क्या था, धम्म महामात्रा की नियुक्ति थी, हाँ धम्म महामात्रा की नियुक्ति थी। और चौथे में भेरी घोष की जगह पे धम्म घोष था। छठे में कहा था आत्मनियंत्रण। 7वें में कहा था कि कहते कि सांप्रदायिक को प्रति सहिष्णुता होगी। 8वें में कहा था धार्मिक जीवन व्यतीत करेगा, जो मतलब कि सम्राट था, धार्मिक यात्राओं के उल्लेख किया गया था। और 9वें में कहा है धार्मिक, जो कहते हैं कि धम्म की समारोह की चर्चा है। 10वें में क्या कहा था हमारा, ख्याति की निंदा की थी, और राजा क्या करेगा, हमेशा प्रजा के हित में सोचेगा। उसके बाद में 11वां क्या हो गया हमारे, धम्म की नीति की व्याख्या की है। 12वें में सर्वधर्म संभाव के बाद में, तो 12वां हमारा सर्वधर्म संभाव और स्त्री महामात्रा की नियुक्ति। 13वें में कहा है कलिंग के युद्धों के वर्णन है, पड़ोसी राजाओं का वर्णन भी है, और एक विशेष जाति है जो कि क्या नाम है, अटाविक जनजाति है, जो उसके बारे में भी बताया है, जो आपराधिक जनजाति कहा जाता था। 14वें में कहा है कि जो है जनता धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया। तो इस प्रकार से हमने 14 के 14 शिलालेखों को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करके याद कर लिया एक ही बार में। चलिए अभी कर लेते हैं हम लोग कौन सा, अशोक के प्रमुख शिलालेख और उनकी प्राप्ति स्थल कहाँ से हुआ। और आप जान रहे होंगे कि यूपीएससी ने जो है 2023 में इसी से क्वेश्चन पूछा था, 24 में, 23 या 24 में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। अगर आपको केवल ये पता होता है कि कहाँ पे स्थित है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर पाते हैं। और पीछे से ने भी इससे क्वेश्चन पूछे हैं। तो पहले तो हमारा था शाहबाजगढ़ी का, जो है वो कहाँ पे हमारा है, शाहबाजगढ़ी हमारे पाकिस्तान में पेशावर में पड़ता है। तो शाहबाजगढ़ी हमारे कहाँ पे, पेशावर में है। मानसेरा कहाँ पे हमारा, हजारा में है, हजारा ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। कालसी हमारा उत्तराखंड देहरादून में है, तो ये कालसी आया था, यानी कि कालसी आया था। गिरनार हमारा का जूनागढ़ में है और गुजरात में जो पड़ता है। धौली हमारा उड़ीसा और पुरी में है, यानी कि उड़ीसा के पुरी में है। तो धौली हमारा कहाँ पे, उड़ीसा के पुरी में है, तो धौली भी पूछा गया था। और उसके बाद में क्या एक आया था जौगढ़, तो इन तीन के बारे में पूछा गया था। और इसके बाद में क्या, एरागुड़ी भी पूछा गया था। तो कौन कौन सा यूपीएससी ने पूछा था यूपीएससी ने कालसी पूछा था, धौली, जौगढ़ और एरागुड़ी के बारे में पूछा था। तो मानसरोवर हमारा कहाँ पे था, हजारा पाकिस्तान में। कालसी हमारा उत्तराखंड जो देहरादून में है। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ में है। धौली हमारा उड़ीसा के पुरी में है। और जौगढ़ हमारा कहाँ पे है, जंगम उड़ीसा में है। सोपारा हमारा थाने महाराष्ट्र में है। तो सोपारा हमारा कहाँ पे है, थाने महाराष्ट्र में है। एरागुड़ी हमारा कहाँ पे, करनाल आंध्र प्रदेश में। मास्की हमारा कहाँ पे, रायचूर कर्नाटक में है। और गुर्जर हमारा कहाँ पे है, दातिया मध्य प्रदेश में। ब्रह्मगिरी हमारा कहाँ पे है, कर्नाटक चित्रदुर्ग में। तो ब्रह्मगिरी हमारा कहाँ पे है, चित्रदुर्ग में, कर्नाटक में है। उसके बाद में अभी हमारे इधर बचे हैं भाबरू कहाँ पे, बराठ में है। अहरोरा हमारा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। तो आपको ये याद रखना है उत्तर प्रदेश स्पेशल में, अगर आप यूपी का एग्ज़ाम देने पा रहे हैं तो याद रखिएगा, अहरोरा जो हमारा है मिर्ज़ापुर में मिलता है। अहरोरा हमारा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। और क्या कहते हैं, जाटिंग रामेश्वर कहाँ पे हमारा, कर्नाटक में है। सासाराम कहाँ पे हमारा, बिहार में। उसके बाद में राजा क्या लिखा है, राजुल मंदगिरी कर्नूल में है। गोवी मठ कहाँ पे हमारा, कर्नाटक में है। सारोमारो मध्य प्रदेश में। और नेदेटूर कहाँ, कर्नाटक में है। उडे गोलम बेल्लूरी कर्नाटक में, ये भी हमारा नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि एक तरीके से साउथ का है। सन्नति कहाँ पे हमारा, ये भी कर्नाटक का है। तो ये आपको एक तरीके से मतलब कि रटने पड़ेंगे, तभी ये मतलब कि काम चल पाएगा इससे। और चलिए अगले देख लेते हैं हम लोग, अगला क्या हमारा था। और अगला हमारा है मौर्योत्तरकालीन, जो कि हमारा प्रमुख रचना है, और इससे बहुत बार यूपीएससी ने
और क्वेश्चन पूछे हैं। और यूपीपी से तो मतलब कि सिंगल सिंगल जो कहते हैं कि क्वेश्चन को उठा लेता है। तो चलिए पहला हमारा आता है गाथा सप्तशती के बारे में। तो पूछा जाता है गाथा सप्तशती जो रचना है किसकी है। तो गाथा सप्तशती किसकी है, हाल की रचना है। तो गाथा सप्तशती किसकी है, हाल की है। महाभाष्य किसकी है, पतंजलि की। तो महाभाष्य किसकी है, पतंजलि की है महाभाष्य, पतंजलि की महाभाष्य। आपको याद रखिएगा, डायरेक्ट आपको सीधे सीधे मिल जाएगा कि महाभाष्य रचना किसकी है। तो महाभाष्य पतंजलि की, गाथा सप्तशती हाल की, चरक संहिता तो नाम से ही समझ में आ गया वो चरक की है, नाट्य शास्त्र कृति है भरत मुनि की है। तो आपने कई बार सुना भी होगा, मतलब कि एक तरीके से मतलब कि नृत्य संगीत में या फिर हमारा जो मतलब कि प्राचीन कालीन जो हमारे जो कहते हैं कि कहते का नाम उसका जो मतलब कि नृत्य हैं उसके बारे में आपने सुना होगा कि नाट्य शास्त्र में ऐसा होता है ऐसा होता है। अभी अभी हाल ही में क्या होता, यूनेस्को ने कहा था नाट्य शास्त्र और भागवत गीता को भी अपनी लिस्ट में शामिल किया है, हेरिटेज लिस्ट में। तो वो भी आपने देखा होगा। तो नाट्य शास्त्र होगा हमारा क्या, भरत मुनि ने क्या किया, नाट्य शास्त्र। उसके बाद मिलिंद बनाओ किसका है, नागसेन का। तो ये 2023 में पूछा गया था शायद यूपी पीसीएस में भी। तो मिलिंद बनाओ किसकी है, नागसेन की। मिलिंद बनाओ किसकी, नागसेन की है। उसके बाद में कामसूत्र आप जानते होंगे बादशाहन की है। सौंदर्य नंदन किसकी है, बुद्ध चरित्र की। तो सौंदर्य नंदन किसकी है, बुद्ध चरित्र की। और सौंदर्य नंदन और बुद्ध चरित्र की किसने रचना की है, अश्वघोष ने। तो सौंदर्य नंदन और बुद्ध चरित्र जो है किसकी है, अश्वघोष की। तो बुद्ध चरित्र आपने पढ़ा होगा, अश्वघोष की है। अश्वघोष की एक और है, कौन है, सौंदर्य नंदन भी है। भास की कौन है, स्वप्न दत्त भास। स्वप्न दत्त क्या लिखा है, स्वप्न बास दत्त। तो स्वप्न बास दत्त किसकी है, भास की है। स्वप्न बास दत्त, चारु दत्त और उरुभंग, जो तीनों की तीनों किसकी हैं, भास की रचनाएं हैं। तो हम लोगों ने क्या बात की अभी, स्वप्न बास दत्त, चारु दत्त, उरुभंग, सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं, भास की रचनाएं हैं। उसके बाद में चलिए हम लोग देख लेते हैं गुप्त काल की और रचनाएं जो कि हमारी मतलब कि लेखक और उनकी रचनाएं। इसके बारे में भी यूपीएससी और यूपीपीसीएस बहुत बार पूछता है। तो ये सारी की सारी रचनाएं हमारी किन की हैं, गुप्त काल की हैं। और इसमें मतलब कि प्रमुख लेखक कौन कौन थे। तो कालिदास कौन थे, गुप्त काल के टाइम के ही लेखक थे। तो कालिदास ने क्या लिखा है, कालिदास की प्रमुख पुस्तकें हैं, आपको पता होनी चाहिए। और मतलब कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा और अभी और आगे भी पूछा जाएगा, और इससे पहले भी पूछा गया। तो कालिदास की प्रमुख पुस्तक कौन सी है, ऋतु संहार है, मेघदूतिका है, क्या नाम है, ऋतु संहार है, ऋतु संहारम, ऋतु संहारम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंशम, मलवाग्नि मित्रम, जो कि काफ़ी चर्चित मतलब की पुस्तक है। क्या नाम है, मालवाग्नि मित्रम। तो मालवाग्नि मित्रम, कुमार संभव, मेघदूतिका, मेघदूतम, ऋतु संहारम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रम और वश्यम। तो ये सारी सारी हमारी किसकी हैं, कालिदास की रचना है। और मतलब कि कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन मिल ही जाएगा कि कालिदास की उपरोक्त में से कौन सी रचना है, या फिर सीधे सीधे मुझे लगेगा ये रचना किसकी है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम लोग क्या, ऋतु संहारम, मेघदूतिका, ऋतु संहारम, मेघदूतिका, कुमार संभव, रघुवंशम, मलवाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम और वश्यम। तो कौन कौन सी हमारी हो गई, ऋतु संहारम, मेघदूतिका, कुमार संभव, और उसके बाद में क्या है, रघुवंशम, मलवाग्नि मित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम और वशम, विक्रम और वश्यम। ठीक है, जो हमारी होंगी किसकी, कालिदास की सारी पुस्तकें। हो सकता है आपको याद हो गई होंगी, आशा करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी 3 बार रिपीट कर लिया एक ही चीज़ को। हम चाहें तो क्या जल्दी जल्दी फैक्ट को भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे फैक्ट हैं, तो हम लोग थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं। बाकी आप लोग जानते होंगे कि हम लोग मतलब कि वीडियो में काफ़ी स्पीड में चलते हैं वैसे नॉर्मली। उसके बाद में आती है हमारी विशाखदत्त। तो विशाखदत्त किसकी है, विशाखदत्त है मुद्रा राक्षस की, बल्कि मुद्रा राक्षस जो है विशाखदत्त की है। और देवकी चंद्र गुप्तम, जी आपको याद रखना है यहाँ पे, आप यहाँ कन्फ्यूज हो सकते हैं कि देवकी चंद्र गुप्तम किसकी है, विशाखदत्त की है। देवकी चंद्र गुप्तम है विशाखदत्त की, और मुद्रा राक्षस भी विशाखदत्त की है। तो क्योंकि बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि देवकी चंद्र गुप्तम क्या है, कालिदास की है। तो कालिदास की नहीं है, कालिदास की कौन है, कालिदास की है मालवाग्नि मित्रम है, ना कि देवकी चंद्र गुप्तम है। तो देवकी चंद्र गुप्तम किसकी है, विशाखदत्त की है। मुद्रा राक्षस भी किसकी है, विशाखदत्त की। तो देवकी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस किसकी है, विशाखदत्त की हो गई हमारी। बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका किसकी है, 12 महिर की। तो 12 महिर की बृहद संहिता तो आपको याद रहेगी, साथ ही साथ क्या पंच सिद्धांतिका भी याद रखिएगा। तो 12 महिर की हमारी कौन हो गई, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका। उसके बाद में ब्रह्म सिद्धांत किसकी, हमारी ब्रह्मगुप्त की है। तो ब्रह्मगुप्त की क्या है, ब्रह्म सिद्धांत।
तो ब्रह्म सिद्धांत किसका हो गया हमारा, ब्रह्मगुप्त का हो गया। और आर्यभट्टियम किसका हो गया हमारा, आर्यभट्टियम हमारा हो गया, आर्यभट्ट का तो नाम से ही सीधे समझ गए होंगे। और सूर्य सिद्धांत भी हमारा किसका है, आर्यभट्ट का ही है। तो सूर्य सिद्धांत भी हमारा किसका हो गया, आर्यभट्ट का हो गया। इसी के साथ साथ क्या हमारा न्यायावतार किसका हो गया, हमारा सिद्धसेन का हो गया। तो न्यायावतार हमारा किसका हो गया, सिद्धसेन का हो गया। और पंचतंत्र हमारी किसकी है, विष्णु शर्मा की है। तो पंचतंत्र हम जानते होंगे बल्कि एक तरीके से कहानियों वाली किताब है। तो पंचतंत्र किसकी है, विष्णु शर्मा की है। और नीति सार किसकी है, कामंदक की है। तो नीति सार हमारी किसकी हो गई, कामंदक की हो गई। मृच्छकटिकम किसकी हमारी है, शूद्रक की है। कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो मृच्छकटिकम किसकी है, शूद्रक की है। योगाचार किसकी है, आसंग की है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या मतलब कि प्राचीन भारत के जितने भी मतलब कि फैक्ट इंपॉर्टेंट हो सकते थे। वैसे तो आप जानते होंगे हिस्ट्री में मतलब कि फैक्ट की कोई मतलब कि लिमिट ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं कि कितने फैक्ट हो सकते हैं। परंतु हम लोगों ने मतलब कि ऐसा किया है कि अगर कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको मिनिमम क्या है 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से अगर मिल सकते हैं, अगर प्राचीन भारत से क्वेश्चन उठते हैं तो। चलिए वैसे तो अभी हम लोग क्या प्राचीन भारत का हो गया, वही मतलब कि हम लोगों ने बोला था आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत का भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि थोड़ा सा लंबा वीडियो वीडियो हो जाएगा। कोई बात नहीं, इसके लिए क्या मतलब कि जो भी मतलब कि पता है मुझे कि जो सीरियस एस्पिरेंट होगा वही यहाँ तक रुक पाएगा, बाकी क्या है मतलब कि लोग आते जाते रहेंगे। तो चलिए हम लोग इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं इसी में ही। तो हम लोग क्या 1857 का विद्रोह जो था एक नज़र में देख लेते हैं कि प्रमुख केंद्र क्या थे और केंद्र में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो आप जान रहे होंगे इससे मतलब कि यूपीएससी और यूपीबीसीएस का फेवरेट एरिया है जो। तो क्या हो गया, नेतृत्व किसने किया, उसके साथ क्या ब्रिटिश दमनकर्ता कौन था, ब्रिटिश दमनकर्ता कौन था। तो दिल्ली में आप जानते हो कौन था हमारे, दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र थे। तो दिल्ली का राजा एक तरीके से मतलब कि बहादुर शाह जफ़र जो था उसे नेतृत्वकर्ता का माना गया था, परंतु मतलब कि वास्तविक कौन था, वक्त खां था। तो बहादुर शाह जफ़र दिल्ली में था और वक्त खां भी दिल्ली में ही मुख्य मतलब कि एक तरीके से नेतृत्वकर्ता थे। परंतु जॉन निकोलस और हंसन जो थे मतलब कि दमनकारी एक तरीके से ब्रिटिश अधिकारी थे। तो याद रखना है जॉन निकोलस और हंसन। लखनऊ में कौन था, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल थी और इसे किसने मतलब कि दबाया था, लॉरेंस लॉरेंस ने। तो लॉरेंस बिश्नोई से आप याद रख लीजिए इसको। लॉरेंस ने कहाँ दबाया था, लखनऊ में दबाया था। तो हेनरी लॉरेंस ने और कैंपबेल ने। तो लखनऊ में कौन था, हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल। तो हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल कहाँ पे, लखनऊ में। लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे आपको याद ही होगा। कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे, जो कि यहाँ पे भी क्या है कैंपबेल ही था। तो लखनऊ कानपुर में कौन है, नाना साहब। लखनऊ में कौन है, लखनऊ में कौन हमारी बेगम हजरत महल है। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे हैं। दोनों जगह पे कैंपबेल ने ही दबाने की कोशिश की थी। झांसी में आप जानते हो कि रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे, और जिसको जनरल हीरोज खान ने मतलब कि जनरल हीरोज ने जो था दबाने की पूरी कोशिश की थी। और हालांकि बाद में क्या जो विद्रोह था उसे दबा भी दिया था। जगदीशपुर में कौन था, कुंवर सिंह थे और अमर सिंह भी थे। तो जगदीशपुर में बिहार में कौन थे हमारे, कुंवर सिंह थे और अमर सिंह थे। इस यहाँ पे किसने दबाया था, मेजर विलियम टेलर ने और विंसेंट आयर ने। और उसके बाद में हमारा क्या था, फैज़ाबाद में आप जानते हैं कि मौलवी अहमदुल्ला थे। तो फैज़ाबाद में कौन क्या कहते हैं, मौलवी अहमदुल्ला। और यहाँ पे भी क्या कैंपबेल ने ही दबाने की कोशिश की थी। उसके बाद में हमारा था इलाहाबाद। इलाहाबाद में लियाकत अली थे और कर्नल नील ने इसे दबाने की कोशिश की थी। बरेली में कौन थे, खान बहादुर थे और कैंपबेल ने बरेली में भी दबाने की कोशिश की थी। तो एक चीज़ तो आपको याद हो गई होगी, पहला क्या हमारा लखनऊ क्या नाम है हमारा, पहला क्या है लखनऊ और कानपुर और बरेली। लखनऊ कानपुर बरेली में तीनों में क्या है कैंपबेल ही है। लखनऊ कानपुर बरेली में तीनों में कैंपबेल है। लखनऊ में कौन है, बेगम हजरत महल थी। कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे थे। बरेली में खान बहादुर थे। और दमनकर्ता कौन था, कैंपबेल था। तो आपको याद हो गया होगा। अभी इससे इम्पोर्टेंट यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट एक तरीके से आता है, वो आती हैं संस्थाएं और उनका संस्थापक जो कि कांग्रेस के पूर्ववर्ती थी। तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और मतलब कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये मतलब कि टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं संस्था कौन कौन सी थी और संस्थापक कौन थे। तो पहली हमारी आती है बंगाल भाषा प्रकाशक सभा। तो बंगाल भाषा प्रकाशक सभा के कौन संस्थापक थे, राजा राम मोहन राय के अनुयायियों द्वारा स्थापित की गई थी। और कहाँ की गई थी, कलकत्ता में की गई थी 1836 में। तो क्या नाम है, बंगाल भाषा प्रकाशक सभा। तो ये तो हालांकि मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इसके बाद में क्या है, लैंड होल्डर
सोसाइटी, तो लैंड होल्डर सोसाइटी किसकी थी? द्वारिका नाथ टैगोर की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। तो लैंड होल्डर सोसाइटी कौन है? द्वारिका नाथ टैगोर है। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में ये भी हुई थी। तो यहाँ पे क्या सारी की सारी एक तरीके से जो संस्थाएं थी वो उनकी स्थापना कहाँ पे हुई है? अगर भारत में हुई है तो ज़्यादातर क्या कलकत्ता ही है, और अगर विदेश में हुई है तो ज़्यादातर लंदन या फिर अमेरिका है। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, पहली कोलकाता, दूसरी लंदन और तीसरी अमेरिका। इन्हीं तीनों में घुमा फिरा के हो रही है, यानी कि कोलकाता या फिर बम्बई भी एक आध जगह मिल जाएगा आपको। तो क्या हो गया हमारा? लैंड होल्डर सोसाइटी की क्या है? द्वारिकानाथ टैगोर है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की कौन है? जॉर्ज थॉमसन है। ये भी कोलकाता में देख रहे होंगे आप, और स्थापना वर्ष 1843 है इसका। तो ब्रिटिश बंगाल इंडिया एसोसिएशन की कौन है? ब्रिटिश बंगाल इंडिया सोसाइटी की कौन है? जॉर्ज थॉमसन है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का कौन है? राधाकांत देव और द्वारिकानाथ टैगोर। राधाकांत देव, द्वारिकानाथ टैगोर की कौन है? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को कौन है? राधाकांत देव, द्वारिकानाथ टैगोर। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। बॉम्बे एसोसिएशन, तो बॉम्बे एसोसिएशन का कौन है? दादा भाई नौरोजी। बॉम्बे एसोसिएशन का दादा भाई नौरोजी ने। और ये कहाँ पे स्थापित हुई थी हमारी? तो ये भी हमारी क्या है? ये बम्बई में स्थापित हुई थी। तो ये हमारी क्या है? बम्बई नाम से भी हम समझ गए होंगे। और 1852 में हुई थी। मद्रास नेटिव सोसाइटी की कौन है? गजलू लक्ष्मी सेरू चट्टी। तो इस तरीके से आप लोग याद रख लीजिए, गजलू लक्ष्मी चट्टी के नाम से याद रख लीजिएगा। तो मद्रास नेटिव सोसाइटी की स्थापना किसने की है? मद्रास नेटिव एसोसिएशन है। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? गजलू लक्ष्मी चेट्टी ने। लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी दादा भाई नौरोजी ने ही की थी। तो बंगाल एसोसिएशन, लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी दादा भाई नौरोजी ने की थी। और लंदन नाम से समझ गए आप, लंदन में है। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दोनों एक ही चीज़ है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन या फिर लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दोनों क्या हैं? दादा भाई नौरोजी ने ही स्थापित किया। पूना सार्वजनिक सभा एम.जी. रनाडे और क्या कहते हैं, गणेश वासुकी जोशी ने की थी। तो पूना सार्वजनिक सभा आप जानते हो कि एम.जी. रनाडे कहाँ पे है? मुंबई में। तो हमारा हो गया पूना सार्वजनिक सभा, क्या हो गया हमारा? एम.जी. रनाडे हो गया। कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन कौन है? आनंद मोहन बोस है। तो कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन कौन है? आनंद मोहन बोस। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडियन लीग कौन है? शिशिर कुमार घोष की है। कलकत्ता स्टूडेंट किसकी है? आनंद मोहन बोस की। तो कलकत्ता स्टूडेंट किसकी है? आनंद मोहन बोस की है। इंडियन एसोसिएशन किसकी है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस की है। तो आनंद मोहन बोस की अकेली कौन सी कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन है, पर इंडियन एसोसिएशन किसकी है? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। ये भी हमारी कोलकाता में ही है इंडियन एसोसिएशन। इसे इंडिया संघ भी कहा जाता था। मद्रास महाजन सभा किसकी है? एम.बी. राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू। तो कौन है? मद्रास महाजन सभा एम.बी. राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू। बम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की कौन है? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और के.टी. तेलंग और काशीनाथ त्रियम्बक। तो बम्बे प्रेसिडेंसी के कौन हो गए? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, के.टी. तेलंग। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम एडम्स ने की थी, जो कि लंदन में ही होगा क्योंकि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है। तो इस प्रकार से जो कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं थी आपको याद होनी चाहिए थी, और इससे यूपीएससी और यूपीपीएससी कई बार क्वेश्चन बनाती है। अगला हमारा आता है भारत के क्रांतिकारी संगठन कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्र मेला, बल्कि काफ़ी महत्वपूर्ण है मित्र मेला। और 1899 में बना था, यानी कि कांग्रेस से पहले ही, मतलब कि कांग्रेस के बाद में बना है ये। 1885 में कांग्रेस बनी थी और उसके बाद में 1899 में मित्र मेला संगठन बना है। तो मित्र मेला संगठन की स्थापना किसने की थी? वी.डी. सावरकर ने। तो वी.डी. सावरकर को आप जानते होंगे, इन्हें क्या काला पानी की सजा हुई थी। तो वी.डी. सावरकर को ही क्या काला पानी की सजा हुई थी। तो मित्र मेला कहाँ पे है? हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। और डी.वी. सावरकर ने और गणेश सावरकर, तो डी.वी. सावरकर और गणेश सावरकर के कौन है? मित्र मेला के हैं, जो कि महाराष्ट्र में है। मित्र मेला, डी.वी. सावरकर और गणेश सावरकर, याद रख लीजिए एक ही बार में। अनुशीलन समिति के कौन है? अनुशीलन समिति हमारी कौन है? वीरेंद्र कुमार घोष, जितेंद्र बनर्जी, क्या नाम है? जितेंद्र नाथ बनर्जी, प्रेमनाथ मित्र, पुलिन दास, सत्येंद्र बोस। तो कौन कौन सा हो गया हमारे अनुशीलन समिति के? वीरेंद्र कुमार घोष,
जितेंद्र नाथ बनर्जी, पुलिन दास, उसके बाद में सतीश चंद्र बोस, जो कि हमारी बंगाल की थी। अभिनव भारत समाज, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और डी.वी. सावरकर इसके भी थे। तो आपको दो चीज़ें याद हो गई होंगी, मित्र मेला, अभिनव भारत समाज, दोनों डी.वी. सावरकर की हैं, दोनों महाराष्ट्र में हैं, और एक 1899 की है, एक 1904 की है। तो मित्र मेला और अभिनव भारत संघ, अभिनव भारत समाज, जी आप याद रख लीजिएगा, मित्र मेला, अभिनव भारत समाज। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और इसका ही नाम बाद में हो गया हिंदुस्तान एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसको मंगल पांडे ने, किसको क्या नाम था, चंद्रशेखर आज़ाद ने बदला था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम क्या हो गया हमारा, 1924 में हुई थी, और सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी ने इसको स्थापित किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है ये। क्या नाम है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में, बंगाल में सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसका नाम पहले ये था, बाद में इसका नाम बदल गया, तो क्योंकि यही संस्था बाद में 1928 में नाम इसका हो गया था। तो जिसका नाम किसने रखा था, चंद्रशेखर आज़ाद ने रखा था, जो कि दिल्ली में था। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, चंद्रशेखर आज़ाद ने, जिसको किससे किया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को ही नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था। अगला था हमारा युगांतर। तो युगांतर किसकी है, वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त की थी। अजमन ए मोहिबन ए वतन, तो ये कि सरदार अजीत नाथ सिंह की थी, जो कि लाहौर में थी। इसके बाद में क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े समाचार पत्र और पत्रिकाएं भी देख लेते हैं हम लोग एक बार में। जैसे कि हमारी युगांतर किसकी है, वीरेंद्र कुमार घोष की और भूपेंद्र दत्त की। तो युगांतर किसकी हो गई हमारी, वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त की। वंदे मातरम अरविंद घोष की हो गई। भारत माता अजीत सिंह की है, तो भारत माता याद रखिए अजीत सिंह की। इंडियन सोशियोलॉजी किसकी है, श्यामजी कृष्ण बर्मन की है। श्यामजी कृष्ण बर्मन की होने के कारण ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इंडियन सोशियोलॉजी श्यामजी कृष्ण बर्मन, इंडियन सोशियोलॉजी श्यामजी कृष्ण बर्मन, ये आप लोग याद कर लीजिएगा एक ही बार में। वंदे मातरम क्या है, भीम मैडम कामा, यानी कि भीमा मैडम बीकाजी कामा, जो कि लंदन में हुई थी। तो वंदे मातरम भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत माता अजीत सिंह की है, वंदे मातरम मैडम भीका कामा की है, मैडम बीकाजी कामा की है, जो कि लंदन में थी। और इंडियन सोशलॉजिस्ट किसकी है, श्यामजी कृष्ण बर्मन की है। ये तीन की तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब की संस्थाएँ हैं, ये समाचार पत्र जो पत्रिकाएँ हैं। गदर तो आप जानते होंगे मतलब कि लाला हरदयाल है, जो सैन फ्रांसिस्को है, और गदर आंदोलन भी एक तरीके से मतलब की, और गदर पार्टी भी स्थापित हुई थी। तो सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने। बंदी जीवन सचिंद्र सन्याल, बहुत बार पूछा गया, तो सचिंद्र सन्याल की क्या है, बंदी जीवन है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की क्या है, डी.वी. सावरकर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम डी.वी. सावरकर। भवानी मंदिर वीरेंद्र कुमार घोष। वर्तमान क्या नाम है, रणनीति वीरेंद्र कुमार घोष की है। और पाथेर दावी शरत चंद्र चटर्जी की है। बम मैनुअल किसकी है, पी.एन. बाटव की है। फ्री हिंदुस्तान है तारकनाथ दास की। संध्या किसकी है, ब्रह्म बांधव उपाध्याय की। तो ये सारी की सारी हमारी क्या हो गई, क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए समाचार पत्र और पत्रिकाएं। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं विदेशों में कौन कौन सी थी। तो क्योंकि विदेशों से भी कई बार यूपीसी है, और यूपी पीसीएस क्या है, विदेशों से भी पूछ लेती है। तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग एक बार में। तो विदेशों में सबसे पहले हमारी कौन सी, पेरिस इंडिया सोसाइटी। पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, मैडम भीकाजी कामा ने ही की थी। और कब की थी, 1905 में की थी। तो पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना मैडम भीकाजी कामा ने पेरिस में की थी। पेरिस इंडिया सोसाइटी बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, याद रखिएगा, मैडम भीकाजी कामा ने 1905 में की थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, श्यामजी कृष्ण बर्मन ने की थी, जो भी इंग्लैंड में की थी। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण बर्मन ने। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग तारकनाथ ने की थी, अमेरिका में की थी। तो इंडियन इंडिपेंडेंट लीग किसकी है, तारकनाथ की है, जो कि अमेरिका में है। तो इंडियन इंडिपेंडेंट लीग क्या इसका नाम है, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। तो हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका क्या है, सोहन सिंह वकना ने की है। गदर पार्टी, जो कि मैंने पहले बताया था आपको, लाला हरदयाल ने, रामचंद्र ने,
बरकतुल्ला ने की थी, जो कि सैन फ्रांसिस्को में था। तो कौन कौन थे? लाला हरदयाल, रामचंद्र और बरकतुल्ला थे, जो कि सैन फ्रांसिस्को में की थी। किसने? गदर पार्टी की स्थापना। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग और स्वतंत्र सरकार किसकी है? राजा महेंद्र प्रताप की, अफगानिस्तान में। सबसे महत्वपूर्ण मुझे यही लग रही है कि अफगानिस्तान में है, क्योंकि अफगानिस्तान में होने के कारण थोड़ा सा ऑड है ये, तो इसलिए शायद पूछा जा सकता है। तो किसने की थी? राजा महेंद्र प्रताप ने की थी। और इंडियन इंडिपेंडेंट लीग और स्वतंत्र सरकार, तो इंडियन इंडिपेंडेंट लीग और स्वतंत्र सरकार है महेंद्र प्रताप सिंह की है, और अफगानिस्तान में है, जो 1915 में हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण लग रही है मुझे तो। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग देख रहा हूँ, दूसरी भी है, जो किसने की है? रासबिहारी बोस ने की है, जो कि जापान में है। तो दोनों याद रखिएगा, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग और स्वतंत्र सरकार जो है राजा महेंद्र प्रताप की है, जो अफगानिस्तान में है। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग है, जो कि रासबिहारी बोस की है, जो जापान में। और आज़ाद हिंद फौज तो आप जानते होंगे, मोहन सिंह ने बनाई थी, जो कि जापान में बनाई थी। तो आज़ाद हिंद फौज क्या मोहन सिंह की है, जो कि जापान में बनी थी। रासबिहारी बोस की भी एक है, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग। वहीं इंडियन इंडिपेंडेंट लीग और स्वतंत्र सरकार किसकी है? महेंद्र प्रताप सिंह की है, जो कि अफगानिस्तान में भी हुई थी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने महत्वपूर्ण विदेशी जो संस्थाएं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसके बाद में आता है हमारा मंत्रिमंडल, उसमें कौन कौन से हुए थे। इससे भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है कि जैसे जवाहरलाल नेहरू के पास उसमें अंतरिम सरकार जो मतलब गठित हुई थी, अंतरिम जो क्या कहते हैं मंत्रिमंडल था, उसमें सरकार गठित हुई थी, तो कौन कौन विभाग में था। तो जवाहरलाल नेहरू क्या कमल की कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे। तो जवाहरलाल नेहरू कौन कौन से मतलब कि विभाग के अध्यक्ष थे? कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामलों और राष्ट्रमंडल से संबंधित। सरदार वल्लभ भाई पटेल आप जानते होंगे, गृह, सूचना और प्रसारण विभाग और या रियासत से संबंधित मामले उन्हीं के पास में ही थे। तो सरदार वल्लभ भाई के पटेल के पास में कौन से था? गृह, सूचना, प्रसारण एवं रियासत संबंधित मामले। बलदेव जानते होंगे, बल की मतलब रक्षा। जान मथाई यानी कि उद्योग और आपूर्ति विभाग। राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के पास शिक्षा विभाग था। और उसके बाद में क्या होगा हमारा? HC भाभा खनन एवं ऊर्जा। राजेंद्र प्रसाद के बाद में कृषि एवं खाद्य विभाग। आशा अली के पास रेलवे विभाग था। और जगजीवन राम के पास क्या? श्रम विभाग था उसमें। लीग में कौन कौन से थे? लियाकत अली के पास वित्त विभाग था। आई चंद्रनगर क्या नाम है? चुंदरीगढ़ के पास क्या था? वाणिज्य विभाग था। जगेंद्र नाथ के पास विधि विभाग था। गुजनार अली खान के पास स्वास्थ्य। और अब्दुल रफ क्या नाम है? नस्तर के पास सिंचाई विभाग था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या मतलब कि जो विभाग थे, अंतरिम सरकार गठित की गई थी, उस समय के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार, एक नज़र में कंप्लीट मतलब कि जो आधुनिक भारत है उसको मैंने क्या कर दिया, अपने हाथ से खुद से लिख दिया है। और उसके बाद में क्या, एक बार में पूरा प्राचीन भारत मतलब कि क्या नाम, आधुनिक भारत जो है 1498 से लेकर के हम लोग कहाँ से भारत की आज़ादी तक कंप्लीट क्रोनोलॉजी, एक तरीके से टाइम लाइन को एक बार में हम लोग पढ़ लेते हैं। क्योंकि इस बार सिंगल मतलब कि टाइम लाइन अगर आप लोगों ने पढ़ ली, तो यहाँ से आपको किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ जाइए, आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से मिल ही जाएंगे। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं फटाफट, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, और हम लोग का वीडियो कम्प्लीट भी होने वाला है। और जो भी व्यक्ति मतलब कि अभी तक रुका हुआ है, तो इसका मतलब कि आप मतलब कि एस्पिरेंट बहुत ही ज़्यादा सीरियस एस्पिरेंट होगा। और क्योंकि सारे के सारे पॉइंट क्या चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं, हम लोग इधर उधर की एक भी बात नहीं कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और बाकी आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो पहले क्या हमारा 1761 में आप जानते हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो 1761 में क्या हुआ था हमारा, 1761 में हुआ था हमारा पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें क्या अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 में हुआ। परंतु इसके बाद में चलिए अगला कर लेते हैं। 1492 में कोलंबस निकला था, अमेरिका की खोज की थी उसने। शायद मैंने यहाँ पर कुछ गलत लिख दिया है, तो आप लोग इसको छोड़ दीजिए, बाद में देखते हैं इसको। तो 1498 में कौन था? वास्को डी गामा, जो कि भारत में आया था। तो 1498 में कौन आया था? वास्को डी गामा भारत में आया था। हालांकि ये फैक्ट भी मुझे सही ही लग रहा है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा इसको। 1492 में कोलंबस निकला था, जिसने अमेरिका की खोज की थी। और 1498 में क्या है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। तो 1498 में भारत ने क्या कहते हैं, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की 1498 में। और इसकी एक मदद की थी किसने? अब्दुल हमीद नामक एक जो व्यापारी था, समुद्री व्यापारी, उसने भारत को मतलब कि रास्ते की खोज करने में मदद की थी। तो आप लोग अब्दुल हमीद का भी नाम याद रख लीजिए। 1498
1600 में रानी एलिजाबेथ प्रथम ने क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दिया कि वह पूर्व के साथ क्या करें, व्यापार कर सकता है। 1611 में क्या मूसलीपट्टनम में अंग्रेजी ने एक प्रथम व्यापारिक कंपनी जो थी खोली थी। तो दक्षिण पूर्व में सबसे पहली व्यापारिक कोठी मूसलीपट्टनम में खोली अंग्रेजों ने 1611 में। 1746 से 48 के बीच में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, जिसको क्या हम उत्तराधिकार, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए भी मतलब कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए भी जाना जाता है, जो एक्स-ला-शापेल की संधि के साथ समाप्त हुआ। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच में और एक्स-ला-शापेल की संधि के साथ समाप्त हुआ और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से लड़ा गया था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर के हम जान लेंगे 1754 तक है, जो कि सेकंड कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा कर्नाटक युद्ध पांडुचेरी की संधि से समाप्त हुआ। तो पहला एक्स-ला-शापेल की संधि से, दूसरा पांडुचेरी की संधि से और तीसरा हमारा किससे होगा, पेरिस की संधि से समाप्त होगा। तो तीन के तीनों कर्नाटक युद्ध आपको याद होंगे, एक्स-ला-शापेल, पांडुचेरी और पेरिस की संधि। और जो हमारा पहला है 1746 से 48 है, दूसरा हमारा है 49 से 54 तक और उसके बाद में 56 से 63 तक हमारा कौन सा है, तृतीय कर्नाटक युद्ध है। तो 56 से 63, 46, 48, 49, 54 और 56, 63। वहीं एक युद्ध हुआ था गिरिया का युद्ध। तो गिरिया का युद्ध हमारा किसके लिए हुआ था, मतलब कि कहाँ कब हुआ था, तो अभी हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस हम लोग फटाफट क्रोनोलॉजी देख रहे हैं। तो गिरिया का युद्ध हमारा हुआ 1740 में हुआ और वहीं 1756 में हमारी एक काल कोठरी की त्रासदी हुई थी, जिसमें मतलब कि बहुत सारे अंग्रेजों को एक ही कोठरी में भर दिया गया था। तो 1746 में हुआ था, तो 1756 में हुआ था। तो 1756 में क्या है, काल कोठरी की त्रासदी 1756 में। 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, सबसे मतलब कि एक तरीके से निर्णायक युद्ध कहा जाता है इसे। तो 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ। 23 जून 1757। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, तो आप लोग याद रख लीजिएगा 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। 64 में बक्सर का युद्ध, 65 में इलाहाबाद की संधि। परंतु इससे पहले एक युद्ध हुआ था जिसे कहते हैं बांडीवास का युद्ध। तो पहले आप लोग याद कर लीजिएगा, पहले बांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में, उसके बाद में बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। उसके बाद में हमारी क्या 1846 एकदम बीच में आ गया। आप लोग सोच रहे होंगे ये बीच में कैसे आ गया, तो बीच में इसलिए आ गया क्योंकि मुझे कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा होगा तो मैंने यहीं पे लिख दिया। तो लाहौर की संधि हुई थी जो कि अमृतसर में था, 1846 में हुई थी। तो आप लोग इसको एक तरीके से साइड में याद रखिएगा। और अभी मैंने क्या बताया 1765 में हमारी इलाहाबाद की संधि हुई। तो 1765 में हमारी क्या हुई, इलाहाबाद की संधि हुई। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्या बक्सर क्या कहते हैं, सबसे पहले हमारा बांडीवास, उसके बाद में क्या बक्सर, उसके बाद में इलाहाबाद की संधि। तो बांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि। और 1773 में हमारा पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया जिसे हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 में हमारा आया था रेगुलेटिंग एक्ट। 1772 में हमारे क्या वहीं द्वैध शासन चालू हो रहा था उस समय। 1793 में हमारा सिंचाई मतलब कि बंदोबस्त आया। तो 1793 में हमारा क्या सिंचाई बंदोबस्त आया। 1800 में हमारा क्या हुआ था, 1800 में हमारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। तो 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज। 1816 में हमारी संगरौली की संधि हुई जो कि नेपाल के साथ और अंग्रेज और गोरखा के मध्य में हुई थी। तो संगरौली की संधि हमारी 1816 में हुई जो कि नेपाल के साथ हुई थी। तो 1816 में किसकी हुई, संगरौली की संधि हुई। तो आपको याद रखना है संगरौली की संधि। वहीं एक और आपको मैं बता देता हूँ, संगरौली की संधि हमारी किसके साथ नहीं हुई, नेपाल के साथ हुई। एक संधि हुई थी गंदमक की संधि। तो गंदमक की संधि हमारी अफगानिस्तान के साथ हुई थी, गंदमक की संधि। और एक और संधि हुई थी जो हमारी म्यांमार के साथ में हुई थी, उसका आप नाम बताइएगा मुझे, अभी थोड़ा सा कंफर्म नहीं याद आ रहा है। उसके बाद हम चलिए कर लेते हैं 1822 में। तो 1816 में हमारी संगरौली की संधि हो गई। 1822 में टेनेसी एक्ट आया, काश्तकारी अधिनियम था एक तरीके से। 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का समाप्ति हुई, जिसको किसने किया था, विलियम बेंटिक ने किया था। तो 1829 में विलियम बेंटिक ने किया था राजा राम मोहन राय के सहयोग से। 1829। 1830 में क्या हुआ, ठगी प्रथा की समाप्ति हुई, जिससे स्लीगन ने एक तरीके से मतलब की मदद की थी। तो ये हो गया हमारा 1830 तक हम लोग पहुँच गए हैं। और आगे हम लोग पढ़ लेते हैं फिर से। सारे के सारे मतलब कि पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही मेहनत करके बनाए गए हैं, तो आप लोग इसको सपोर्ट कीजिएगा। उसके बाद में आता है हमारा उसके बाद में आता है हमारा 1854, जो कि हम जानते होंगे नया पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था, 1854 में आया था।
1863 में सत्येंद्र नाथ ने लंदन में सिविल सोसाइटी की मतलब कि सिविल सेवा को पास कर लिया था 1863 में। और 1872 में क्या हुआ था हमारा, 1872 में मैंने क्या बताया, कृषि विभाग हुआ था। और 1872 में ही क्या हमारा प्रथम जनगणना भी हुई थी। तो 1872 में प्रथम जनगणना हुई और 1881 से नियमित जनगणना होने लगी। इसको लिटिन ने किया था, इसको रिपिन ने किया था। तो प्रथम जनगणना जो थी लिटिन की द्वारा की गई थी और नियमित गणना जो कि 1881 में थी वो रिपिन के द्वारा की गई थी। और रिपिन के काल में क्या 1881 में ही क्या प्रथम कारखाना अधिनियम भी आया था। तो प्रथम कारखाना अधिनियम रिपिन के कार्यकाल में आया था, जिसके तहत 7 वर्ष से कम बच्चों की आयु जो थी उनको क्या कारखाने में नियोजन रोक दिया गया था। तो हमारे क्या 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो था कारखाने में नियोजित करने से रोक दिया गया था। और सभी के लिए 4 साल मतलब कि 4 सप्ताह में 4 दिन कहते हैं कि महीने में 4 छुट्टियाँ सभी के लिए निर्धारित कर दी गई थी। हालांकि जो मतलब कि एक तरीके से जो हमारे कहते हैं कृषि बागान थे, जो मतलब कि बागान थे, चाय के बागान थे और मतलब कि जो भी बागान थे अभी जो चाय के कहते उस पर लागू नहीं था। 1883 में क्या हुआ था, इल्बर्ट विधेयक आया था, जिसके तहत मतलब कि भारतीय न्यायाधीश और यूरोपीय न्यायाधीशों को बराबर करने की बात हुई थी। तो 1883 में आया था। और 1885 में का कांग्रेस की स्थापना हो गई थी और ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी ने प्रथम अधिवेशन की मतलब की अध्यक्षता की थी। और एक अधिवेशन हुआ था 1924 में, जिसे कहते हैं बेलगाम का अधिवेशन, जिसको गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। एकमात्र अधिवेशन था बेलगाम का अधिवेशन। कभी कभी सीधे सीधे डेट ही पूछ लेते थे। 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1905 में बंगाल विभाजन का हुआ, इसी के तहत स्वदेशी और बहिष्कार भी लागू किया गया था। तो बंगाल विभाजन, स्वदेशी और बहिष्कार कब हुआ था, 1905 में हुआ था। उसके बाद में हुआ था हमारा 1916 में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई। और एक बात और बता देता हूँ आपको मैं, होम रूल लीग की 2 स्थापना हुई थी, मतलब कि 2 एक तरीके से संगठन थे। एक हमारे बाल गंगाधर शायद लाला लाजपत राय थे और एक हमारे कौन थे, एनी बेसेंट थी। और लाला लाजपत का राय का जो था मतलब कि एक तरीके से सीमित था, बंगाल तक ही था। और जो एनी बेसेंट का था वो पूरे पूरे भारत भर में था। तो हमारा होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, 1916 में हुई। 1916 में क्या हमारा लखनऊ अधिवेशन हुआ। 1907 में क्या हुआ था, हमारा सूरत अधिवेशन हुआ था। और 1909 में क्या आया था, हमारा मार्लियामेंटो आया था। 1919 में क्या आया था, हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया था। 1911 में क्या आया था, हमारा बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। और 12 में भारत को राजधानी बना दिया गया, क्या कहते हैं, लखनऊ को भारत की राजधानी बना गया, सॉरी दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया था। तो 1912 में दिल्ली को जो था कलकत्ता से दिल्ली को बना दिया गया था। 1913 में गद्दे पार्टी की स्थापना हुई थी, जो कि आप लोगों ने देखा था होगा। इसके कौन कौन थे, हरदयाल, तारकनाथ, सोहन सिंह, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था। तो 1913 में। 1915 में ही गांधी जी भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से। गांधी जी ने भारत में आने के बाद में 2 वर्ष तक की मतलब कि एक तरीके से भारत का भ्रमण किया। उसके बाद में 1917 में पहला चंपारण जो था मतलब कि चंपारण में पहला कहते हैं कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन चालू किया। प्रथम सत्याग्रह एक तरीके से चंपारण में ही गांधी जी ने किया था 1917 में। 1918 में क्या था, अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई थी, जो कि 35% मजदूरी बढ़ाने की बात हुई थी। तो 1918 में क्या हुआ था, अहमदाबाद मिल हड़ताल। और गुजरात का खेड़ा आंदोलन भी 1918 में ही हुआ था। तो चंपारण 1917, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, चंपारण के बाद अहमदाबाद, उसके बाद में खेड़ा भी 1918 में ही हुआ था। 1919 में हमारा रॉलेट एक्ट आया था और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। इसी के तहत 1920 और 22 में क्या था, हमारा असहयोग आंदोलन चालू हुआ था। 1920 और 22 आप लोग याद कर लीजिएगा, 1920 और 22। 1920 से 22 तक हमारा क्या चला, असहयोग आंदोलन चला। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, जिसे किसने किया था, चित्तरंजन दास ने किया था। चित्तरंजन दास और क्या कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू के पिता जो थे मोतीलाल नेहरू ने। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी 1923 में, चित्तरंजन दास और कहते हैं जवाहरलाल नेहरू के पिता जवाहरलाल नेहरू के जो पिता थे उन्होंने। 1927 में क्या था हमारा, साइमन कमीशन 1927 में आया और 28 में मतलब उसने अपनी रिपोर्ट दे दी। 1928 में क्या हुआ था, इसी के विरोध में नेहरू रिपोर्ट भी आई थी। तो 1927 में साइमन कमीशन, 1928 में नेहरू रिपोर्ट, 1919 में हमारा क्या जांच आई, इसकी बाद में आया था उसके अंदर। हालांकि 1919 की जो जांच थी उसके मतलब कि जांच करने के लिए ही क्या साइमन कमीशन गठित किया गया था।
तो ये भी पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन के गठन क्यों हुआ, तो 1919 की जांच के लिए हुआ था। 1926 में क्या आया था हमारा, 26 जनवरी 1930 को हमारा क्या हुआ, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन के तहत। और यहाँ पे थोड़ा सा साफ कर देते हैं हम, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। और हो सकता है मतलब कि आपको साफ दिख ना रहा हो क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, तो आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको मतलब कि जल्दी से लिख लिया था ताकि आप लोगों को बताया जा सके। पूरी की पूरी मतलब कि बुक से निकाले गए सारे के सारे पॉइंट हैं ये। तो 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जो कि लाहौर अधिवेशन के तहत था, लाहौर में ही मनाया गया था। 1930 से 34 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, 1930 से 34 तक सविनय अवज्ञा। 1932 में 12 मार्च 1932 को दांडी मार्च आया। 12 मार्च 1930 को क्या आया था हमारा, गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था, जो कि नमक कानून के विरोध में था। तो 12 मार्च 1930 को। और 1930 के बाद में 1930 से 1932 तक गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ, जिसमें पहले में गांधी जी नहीं गए, दूसरे में मतलब कि कांग्रेस ने भाग लिया, और तीसरे में फिर से कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो 1930, 31 और 32 में गोलमेज सम्मेलन हुआ। 32 में ये हमारा सांप्रदायिक अवार्ड आया, इसके तहत मतलब कि पूना पैक्ट हुआ, जिसमें नेहरू जी सॉरी क्या नाम था, पूना पैक्ट हुआ, जिसमें क्या नाम था हमारा, अम्बेडकर जी की तरफ से उनके प्रतिनिधि, और मतलब कि अम्बेडकर जी और जो गांधी जी थे, गांधी जी की तरफ से उनके प्रतिनिधि, तो दोनों ने आपस में समझौता किया था, जिसे कहते हैं पूना समझौता कहते हैं। अभी लास्ट के हमारे कुछ बचे हुए हैं 1935 से लेकर के 47 तक, तो इसको भी हम लोग फटाफट कर लेते हैं, और थोड़ा सा ही बस बचा हम लोगों का। 1935 में क्या भारत सरकार अधिनियम आया था, आप जानते होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1935 में आया था। 1940 में हमारा क्या आया था, अगस्त प्रस्ताव आया था, तो 1940 में हमारा अगस्त प्रस्ताव आया था। 1942 में हमारा क्या क्रिप्स मिशन आया था, तो 1942 में हमारा क्रिप्स मिशन आया, 1942 में क्रिप्स मिशन आया, 1942 में क्रिप्स मिशन आया। 1942 से 44 तक के बीच में क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन चलता रहा। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की एक तरीके से घोषणा की गई थी। तो 8 अगस्त 1942, सीधे सीधे यही डेट पूछ लेता है कि 8 अगस्त 1942 किस लिए महत्वपूर्ण है, तो भारत छोड़ो आंदोलन। 1945 में हमारा वेवल योजना आई शिमला सम्मेलन के तहत। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की दुर्घटना हुई थी, 18 अगस्त 1945 को। 1946 को कैबिनेट मिशन आया, 1946 को कैबिनेट मिशन आया, और 47 को माउंट बेटन योजना आई। 3 जून 1947 को क्या भारत विभाजन की योजना आ गई थी, और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। लास्ट हमारी डेट है क्या, 26 जनवरी 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मार के हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरी की पूरी मेहनत करके और पूरी की पूरी कोशिश की गई है कि प्राचीन भारत और आधुनिक भारत के जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते थे, पूरे के पूरे एक ही वीडियो में कवर कर लिए जाए। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा रहा मतलब कि लगा होगा, और मैथ जो होगी हम लोगों की एग्ज़ाम में मदद करेगी। तो बस आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ कि आपने किसी भी दोस्त या फिर जो कहते हैं कि ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।